हमारी केवीएस की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास थी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और दूसरी क्लास थी हमारी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मेन पॉइंट हमारा था इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, 4 पॉइंट हमने उस पर कवर किए। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे। और जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी केवीएस की क्लास, और जिसमें आज हमारी क्लास है क्लास 3 और वीडियो 4, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा क्लास 3 का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। टुडेस पॉइंट देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्स एथिक्स। ठीक है, 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या है, यानी कि साइकोलॉजी क्या होती है। पहली बात आप ये समझ लें कि जिसके आगे भी लॉजी लगा होगा उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना। जैसे जूलॉजी समझें, जूलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, लॉजी यानी कि किसी चीज़ का अध्ययन करना, बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ही साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगास। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगास का यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, तो आत्मा का अध्ययन करना, अपने मन का अध्ययन करना, मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, ये कहा गया है। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, राइटर का नाम याद रखना। अगर आप बीपीएड के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेशन के साथ साथ राइटर का नाम याद रखना और हु डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि उसी पे हमको पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो कोई भी कीवर्ड को देख लें, अगर सारी नहीं याद कर पाते हैं डेफिनेशन तो कोई भी कीवर्ड को देख लें और उससे आप याद कर सकते हैं राइटर का नाम। ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं अपनी पहली डेफिनेशन पे, जो कि क्रो की है। उन्होंने क्या कहा है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू रॉस देखें तो साइकोलॉजी इन अ मेंटल वे इज़ द क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान मानसिक रूप में व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। जो हमारा मानसिक रूप है, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो बिहेवियर हम प्रकट करते हैं उसका स्पष्टीकरण और उल्लेख देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमएल मून की बात करें तो इन्होंने कहा है, साइकोलॉजी इज़ द कंसर्न विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टुडेज बिहेवियर। मनोविज्ञान का संबंध आज के व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डॉमवेल की बात करें तो उन्होंने कहा इट्स अ स्टडी ऑफ मेंटल फॉर्म, ये मानसिक रूप का अध्ययन है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगर देखें तो जिंजर के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर ओवर बिहेवियर इन एथलेटिक्स। खेल मनोविज्ञान में व्यवहार की खोज करता है, जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, किस चीज़ पे हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, उसकी जो है ये खोज करता है। उन्होंने ये बोला है। केएम बर्न्स की बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद फिजिकल फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल थ्रू हिज पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि खेल में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति की शारीरिक योग्यता से सरोकार रखती है, यानी कि संबंध रखती है। जो भी खेल में जो भाग लेते हैं प्लेयर्स, उनके जो व्यक्ति की शारीरिक योग्यता जो है, उसकी एबिलिटी जो है, उससे इसका संबंध है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। ठीक है, जॉन लूथर ने क्या कहा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन ओवर विच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स and principle to learning, performance and associated human behavior in whole field of sports। खेल मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खेल के समस्त क्षेत्रों में निष्पादन यानी किसी काम को पूरा करना, ठीक है, कंप्लीट करना, सीखना और उसके सहकारी व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। उसमें यानी कि थ्योरीज भी हों, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी हो, उसका बिहेवियर हो, उसको सीखने की लर्निंग की थ्योरीज हों, उसका जो सीखने का जो प्रयास है
इसमें लागू किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि अब ये इतनी बड़ी डिफिनीशन कैसे याद करोगे आप आपके एग्ज़ाम में आ गई तो कैसे पहचानोगे? तो इसमें जो कीवर्ड्स है जैसे कि निष्पादन और सहकारी व्यवहार, अगर आप किसी भी डेफिनेशन में देख लें तो समझ जाएगा कि जॉन लूथर की हमारी डेफिनेशन है, उस पर हम टिक कर सकते हैं। ऐसे अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं और राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। 8 पॉइंट्स इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स जो हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, उन कारक का अध्ययन किया जाता है। खेल में रुचि तथा अभिरुचि, जो खेल वो खेल हैं उनमें उनकी रुचि है, उनकी इच्छा है, अभिरुचि है या नहीं है, शौक़ है उस चीज़ का, वो उसका अध्ययन किया जाता है। खेल एवं उपलब्धियां, इनके बारे में बात की जाती है। खिलाड़ियों का व्यक्तित्व एवं खेलों का मानव के व्यक्तित्व प्रभाव, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका गेम उसकी पर्सनालिटी पर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये हम को इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में खेलों में खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाली पद्धतियाँ कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं जो उनको प्रेरित करें खेल को खेलने के लिए, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। खेल तथा खेल क्रियाओं को सीखने के लिए प्रक्रिया, नियम तथा सिद्धांत, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी स्किल्स हैं किसी पर्टिकुलर गेम की, उसका नियम, उसके सिद्धांत, उसकी थ्योरीज, उसके रूल्स, हमको उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। किस तरह से उस गेम पे, उस रूल पे सीखने में कौन सी साइकोलॉजी किस तरह से मदद करती है, ठीक है। 7th पॉइंट है खेलों के समय खिलाड़ी के तनाव, चिंता को नियंत्रित करने वाले माध्यम तथा पद्धतियाँ। जब भी कोई खेल खेल रहा है खिलाड़ी, उस समय उसके जो टेंशन्स हैं, उसके जो तनाव हैं, उनको नियंत्रित किया जाए थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा, वो पद्धतियाँ सीखना। चोटों का मनोविज्ञान पहलू में जो भी इसका इफेक्ट है वो देखना, वो जानना, उसके ऊपर अध्ययन करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आता है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। आप अगर मन में सोच लेंगे कि हम अब नहीं कर पाएंगे, आपने हार मान ली, तो आप हार मान लेंगे, साइकोलॉजी यही कहता है, ठीक है। जिस तरह की आप साइकोलॉजी बना के चलेंगे वैसा ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप सोच लेंगे कि सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं, अभी प्रेरणा का अर्थ देख लेते हैं। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जो कि मोटम या मूवियर से लिया गया है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बदलना या चलते रहना। मोटिवेशन इंग्लिश वर्ड है। मोटिव, इसको क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है आवश्यकता। अगर इसको नॉर्मल हम मोटिव इंग्लिश वर्ड से समझें तो वैसे ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, मोटम और मूवियर से, ठीक है। जहाँ भी आपको मोटम या मूवियर मिल जाए यही आपका आंसर होगा। डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन देखें तो कैली के अकॉर्डिंग सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। हर प्रकार की सीखने में कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य चाहिए। कुछ भी अगर हमें सीखना है तो उसके लिए मोटिवेशन जरूर चाहिए होता है, ठीक है। तभी हम उस चीज़ को सीख पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, इफेक्टिव रहता है ये। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग देखें तो अभिप्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करने के साथ संबंधित है और किसी सीमा तक सीखने की बुनियाद है। जो मोटिवेशन है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट पैदा करता है, ठीक है, और उसको उसके इन तक लिमिट जो उसकी वहाँ तक उसको पहुँचाने में मदद करता है जो मोटिवेशन है, ठीक है। किसी भी चीज़ तक आप उसके अंत तक तभी पहुँच पाएंगे जब आप में मोटिवेशन होगा अपने लक्ष्य को पाने का, तभी आप उसकी सीमा तक पहुँच पाएंगे। सामान्य रूप में इन अभिप्रेरकों को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 2 टाइप से मोटिवेशन या मोटिव होते हैं। किसी भी चीज़ का मोटिव क्या है, ठीक है, अभिप्रेरक क्या है। तो प्राथमिक अभिप्रेरक की बात करें, प्राइमरी अभिप्रेरक की बात करें तो उसमें क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, आराम, ठीक है, नींद, दर्द से मुक्ति, ये क्या होते हैं? हमारे अंदर ऑटोमेटिक होते हैं जब से हम पैदा होते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। भूख लगती है तो हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं खाना खाते हैं। प्यास लगती है तो हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए, कोई मोटिवेशन चाहिए कि नहीं, पहले हम मोटिवेशन रील्स देखेंगे, उसके बाद हम मोटिवेट हो जाएंगे, फिर हम पानी पिएंगे या फिर हम आराम करेंगे। तो ये हमारी प्राइमरी मोटिव होती है, अभिप्रेरक होते हैं हमारे, ठीक है। सेकेंड आता है द्वितीयक अभिप्रेरक, सेकेंडरी मोटिव। वो क्या होता है? ये वे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्म से विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है। जन्म के पश्चात धीरे धीरे हमारे अंदर अपना रूप लेते हैं।
जैसे कि अपनत्व की भावना कि कोई हमें अपनाए, ठीक है, प्यार की भावना, प्यार की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता, समाज में पहचान की आवश्यकता। कि प्रेरक क्या है, हम बहुत फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, ये बाद में डेवलप होती है सेकेंडरी मोटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मोटिवेशन देखें तो अभिप्रेरण के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं अभिप्रेरण के, आंतरिक और बाह्य, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, टू हेल्प समवन, हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें उससे किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं, हमें उससे खुशी मिलती है, तो हमारा वो आंतरिक मोटिवेशन हुआ। अगर आप फिगर से देखें तो फिगर में लड़की बुक पढ़ रही है, ऊपर वाला फिगर देखें तो लड़की बुक पढ़ रही है, वो खुश है क्योंकि वो अपनी मनपसंद बुक पढ़ रही है, उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहीं हम दूसरी फ़ोटो देखें तो वो पास होने के लिए बुक पढ़ रही है, यानी कि ये उसका किसी ने, टीचर ने या किसी ने बोला उसको कि आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो वो पास होने के लिए स्टडी कर रही है, स्ट्रेस में है, और वो ऊपर ही खुश, मतलब उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुशी से काम कर रही है, ठीक है। तो उसकी आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन है कि वो अपनी मनपसंद बुक पढ़ रही है। दोनों में अंतर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो जो दूसरा नंबर है इंटरनल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा, जो हमें कोई दूसरा बाह्य प्रेरणा देता है कि आप ये काम करिए तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। जैसे कि सामाजिक सम्मान मिलना, कि हमें समाज में मेरी सब सम्मान करें, या रुतबा या नौकरी, किसी ने कह दिया कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो उस नौकरी के लिए बाहर से किसी ने आपको प्रेरणा दी, ये हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी ने मोटिवेट कर दिया बाहर से और आप उस पर काम कर रहे हैं। एक पिक जो लगी हुई है, 2 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है, एक विनिंग के लिए खेल रहा है। जो एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है रेड शर्ट में, उसके अंदर कौन सी मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि वो बहुत खुश रह के खेल रहा है, उसे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, ठीक है। जो विनिंग के लिए खेल रहा है उसका मोटिवेशन कि हाँ मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा या ट्रॉफी मिलेगी, तो वो उस मोटिवेशन के लिए खेल रहा है, जीतने के लिए खेल रहा है, तो उसका वो बाह्य मोटिवेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, उपलब्धि की प्रेरणा। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द नीड फॉर सक्सेस or attainment of excellence. Achievement motivation is the effort an athlete make to succeed within their chosen field. जो भी उसने अपनी फील्ड चूज़ की है उसमें वो एफर्ट लगाता है, अचीवमेंट उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, सक्सेस को पाने के लिए, अटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए वो एफर्ट करता है और अपने जो फील्ड उसने चूज़ की है उसमें अचीवमेंट के द्वारा, वो मोटिवेशन के द्वारा अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। हिंदी में समझे तो किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए काम करने की अभिप्रेरणा को उपलब्धि प्रेरणा कहा गया है। किसी भी काम करने के लिए जो हमको प्रेरणा मिलती है या हम करते प्रेरणा से काम करते हैं, मोटिवेशन से उसको अचीव करते हैं, उसको बोलते हैं उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलीट इन अचीवमेंट मोटिवेशन। इसमें 2 प्रकार के मोटिवेशन दिए हुए हैं, यानी कि मोटिव दिया हुआ है, मोटिव टू अचीव सक्सेस जो कि नैश है NaCH, और मोटिव टू अवॉइड फेलियर यानी NAF। 2 तरीके से चलता है। नीड टू अचीव सक्सेस, नैश का मतलब, NaCH का मतलब क्या हो गया, नीड टू अचीव सक्सेस। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। पहला है टेक रिस्क। तो जो नीड टू अचीव सक्सेस वाले पर्सन है, पर्सनालिटी है, वो क्या करती है, टेक रिस्क। और मोटिव टू अवॉइड फेलियर में क्या है, वो डजन टेक रिस्क, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लाइक चैलेंजेस, वो उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है अपने जीवन में। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं, अवॉइड चैलेंजेस, नेवर गिव अप की भावना होती है इधर उधर, वो किसी भी काम को ईजिली गिव अप कर देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। और दूसरी तरफ जो नीड टू अवॉइड फेलियर हैं, वो क्या करते हैं, वरीज अबाउट फेलियर, वो अपने असफलताओं पर चिंतित होते रहते हैं। ये नीड टू अचीव सक्सेस वाले पीपल कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और इधर वो 50-50 चांस होता है कि वो पास भी हो सकते हैं या सक्सेस भी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्विक कंप्लीशन ऑफ टास्क को बहुत जल्दी ही पूरा करते हैं। और इधर नीड टू अवॉइड फेलियर में चूज टास्क
विच वेरी इजी और वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे टास्क को वो चूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरल होंगे या तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे जिनको वो नहीं कर पाएंगे। हैज़ अ हाई टास्क नीड टू अचीव सक्सेस में हाई टास्क परसिस्टेंस होते हैं, इसमें ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करें तो 4 तरह की इन्होंने मोटिवेशन थ्योरीज दी हैं। पहली है नीड अचीवमेंट थ्योरी, जो कि MC क्लेन ने दी है 1961 में। जो पीछे भी हमने पढ़ा है मोटिव टू अचीव सक्सेस, ये आप देख सकते हैं, और जो कि NACH नीड टू अचीव सक्सेस, ये वाली थ्योरी दी है MC क्लेन ने 1961, और MC क्लेन के साथ एटकिंसन ने दी है 1974 में। दोनों के ईयर्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नीड अचीवमेंट थ्योरी ज़रूर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी हम देख लेते हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी विनर ने दी है 1985 में। गोल थ्योरी है। नंबर 4 है कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, ये 4 थ्योरी हैं जिसमें कि पहली इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हैं। एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल नैतिकता की बात करें। खेल नैतिकता से तात्पर्य खेल के नियमों, खिलाड़ियों के व्यवहार, प्रशिक्षकों का आचरण आदि का नैतिक नियमों एवं नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, नीचे आके देखते हैं तो खेलों में नैतिकता की आवश्यकता ने ही खेल की नैतिकता की अवधारणा को जन्म दिया है। खेल नैतिकता के अंतर्गत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम भावना, दोस्ती, सम्मान, समानता, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की परवाह करना, प्रदर्शन की उत्कृष्टता और एकता जैसे मूल्यों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। ये सारे जो डेवलपमेंट हैं, एक दूसरे की परवाह करना, सम्मान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी कि बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत दुश्मनी भरी किसी से आप कंपटीशन करें। टीम भावना होनी चाहिए, एक साथ रहने की भावना होनी चाहिए, जो कि हमारी खेल नैतिकता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एथिक्स इन स्पोर्ट्स, खेलों में नैतिकता के 6 पिलर बताए गए हैं। 6 पिलर ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन स्पोर्ट्स। तो 6 पिलर्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, परसुइंग विक्ट्री विद हॉनर, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम के प्रति सिटीजनशिप होनी चाहिए और केयरिंग होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो स्पोर्ट्समैनशिप में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व दिया है, यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन करें। ये नहीं है जिसमें बहुत ही ज़्यादा नफरत हो या फिर किसी से अपना बदला लेने के लिए हम उस टीम में खेल रहे हैं तो दुश्मनी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जिसमें हम किसी को सिखाएं और सीखें भी। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो दूसरा पॉइंट है निष्पक्षता, समता, सम्मान और जीने की इच्छा। स्पोर्ट्समैनशिप में एक रूल ये भी है बहुत अच्छा कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, जो भी जैसा भी है उसका आप सम्मान करें। खेल प्रतिस्पर्धा को में निजी जीवन से अलग रखने की बात कही गई है, यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आप बिल्कुल अपनी अलग रखें। क्वालिटी ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो किस तरह की क्वालिटीज़ एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्समैनशिप में होनी चाहिए। बी सपोर्टिव इफ़ यू आर लूजिंग, इट्स बेस्ट नॉट टू टेक योर डिसअपॉइंटमेंट पुट ऑन योर टीममेट्स। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हार गए हैं, लूज़ हो गए हैं, तो लूज़ कर दिया है, तो बहुत सपोर्टिव रहें। अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अपनी टीम के ऊपर गुस्सा ना दिखाएं या उस पर कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो बैड बिहेवियर ना करें। दूसरा पॉइंट है हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। विलिंग टू लर्न सीखने की एक भावना होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए कि आप सीख सकें किसी दूसरे से और सिखा भी सकें। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, खुद पर एक कंट्रोल होना चाहिए कि आप लिमिट में रहें और सम्मान करें लोगों का। कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा लेवल हाई ना हो, ठीक है, कि आप किसी को हार्म कर दें। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म हुआ। और क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट में लिख के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।